क्या कभी आपने सोचा है कि एक गरीब इंसान जब अचानक अमीरी के माहौल में पहुंचता है तो क्या वह वही रह जाता है या बदल जाता है? हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो कहानी बीबा की जुबानी, जहां हम लेकर आते हैं दिल को छू लेने वाली कहानी। और आज आप सुनेंगे महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मशहूर कहानी, नशा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है दो दोस्तों की, एक अमीर जमींदार का बेटा और दूसरा एक गरीब लड़का। दोनों की सोच बिल्कुल अलग, लेकिन दोस्ती गहरी। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का बेटा था, जबकि मैं एक गरीब क्लर्क था। मेरे पास मेहनत मजदूरी के अलावा कोई संपत्ति नहीं थी। हम दोनों के बीच अक्सर बहस हुआ करती थी। मैं जमींदार प्रथा को बुरा बताता था। मैं कहता था कि जमींदार लोग क्रूर होते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं और उन्हें जानवरों की तरह रखते हैं। इसके विपरीत ईश्वरी हमेशा जमींदारों का पक्ष लेता था, लेकिन उसके तर्क बहुत मजबूत नहीं होते थे। वह बस इतना कहता था कि दुनिया में सभी लोग बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा रहेंगे। यह बात मुझे सही नहीं लगती थी, क्योंकि इससे किसी नैतिक नियम के आधार पर इस व्यवस्था को सही ठहराना मुश्किल था। बहस के दौरान मैं कई बार गुस्से में आ जाता और कड़वी बातें कह देता, लेकिन ईश्वरी कभी नाराज नहीं होता था। वह मुस्कुराता। शायद वह जानता था कि उसके पास अपने पक्ष में मजबूत तर्क नहीं है। ईश्वरी अपने नौकरों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसमें अमीरों वाली थोड़ी कठोरता और दूरी थी। अगर कोई नौकर थोड़ी सी भी गलती कर देता, जैसे बिस्तर लगाने में देर हो गई, दूध सही तापमान का नहीं हुआ या साइकिल ठीक से साफ नहीं हुई, तो वह नाराज हो जाता था और उसे डांट देता था। वह किसी भी तरह की लापरवाही या बदतमीजी सहन नहीं करता था। लेकिन दोस्तों के साथ, खासकर मेरे साथ, उसका व्यवहार बहुत अच्छा और नम्र रहता था। मुझे लगता था कि अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मुझ में भी वही कठोरता आ जाती। लेकिन दूसरी ओर मैं यह भी सोचता कि अगर वह मेरी जगह होता तो शायद वह भी अपनी अमीरी और आराम पसंद जीवन शैली के कारण वैसा ही रहता। वह स्वभाव से ही आराम पसंद और ऐश करने वाला लड़का था। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी। मैंने तय किया था कि मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं अपने परिवार पर बोझ भी नहीं डालना चाहता था। साथ ही मुझे अपनी परीक्षा की तैयारी भी करनी थी। हॉस्टल में अकेले रहना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन पढ़ाई जरूरी थी। इसी बीच ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। मैंने सोचा कि उसके साथ रहकर पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैं मान गया। ईश्वरी अमीर होने के बावजूद मेहनती और समझदार था, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, देखो, वहाँ जाकर जमींदारों की बुराई मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो माहौल खराब हो जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वहाँ लोग यह मानते हैं कि भगवान ने जमींदारों को इसलिए बनाया है कि वो किसानों की देखभाल करें। अगर किसान ही नहीं होंगे तो जमींदारों का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं वहाँ जाकर बदल जाऊँगा? उसने जवाब दिया, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कहा, तुम गलत सोचते हो। ईश्वरी ने इस बार बहुत कुछ नहीं कहा। शायद उसने इस फैसले को मेरे ऊपर छोड़ दिया, और यह ठीक भी था। अगर वह ज़्यादा जिद करता तो शायद मैं भी अपनी बात पर अड़ जाता। मैंने कभी सेकेंड क्लास में यात्रा नहीं की थी, इंटर क्लास में भी नहीं बैठा था। अब पहली बार सेकेंड क्लास में सफ़र करने का मौका मिला था। ट्रेन रात के 9 बजे आने वाली थी, लेकिन सफ़र के उत्साह में हम दोनों शाम को ही स्टेशन पहुंच गए। वहां थोड़ा इधर उधर घूमे, फिर रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर खाना खाए। वहां मैंने देखा कि नौकर ईश्वरी की बहुत सेवा कर रहे थे, लेकिन मेरी तरफ ध्यान कम दे रहे थे। वे उनकी हर बात तुरंत मानते थे, लेकिन मेरी बात उतनी जल्दी नहीं सुनते थे। इससे मुझे थोड़ा बुरा लगा। खाना खाने के बाद जब हम बाहर निकले तो मैंने देखा कि जितनी तेजी और सम्मान से
वो ईश्वरी की सेवा कर रहे थे उतना मेरी नहीं थी। मुझे खाना भी उतना स्वादिष्ट नहीं लगा। इस तरह का फ़र्क देखकर मुझे समझ आ गया कि समाज में पैसे और हैसियत के कारण लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जब ट्रेन आई तो हम सेकेंड क्लास में बैठ गए। ईश्वरी को देखकर लोग उसे सलाम कर रहे थे, लेकिन मेरी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ईश्वरी ने गर्व से कहा, देखो हमारे नौकर कितने समझदार हैं, उन्हें काम करने का तरीका आता है। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर वह अपने नौकरों को रोज इनाम देता रहेगा तो वो और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। मैंने उससे कहा, क्या यह सब सिर्फ इनाम के लालच में ऐसे करते हैं? उसने कहा कि नहीं, यह तो उनके स्वभाव में ही है। ट्रेन चली और हम रात भर सफ़र करते हुए सुबह मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर कई लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। हमारे सामान उठाने के लिए नौकर आ गए। वहाँ एक मुसलमान नौकर था, रियासत अली, और एक ब्राह्मण राम हरक। दोनों ने मुझे अजीब नज़रों से देखा, जैसे सोच रहे हों कि यह साधारण सा लड़का ईश्वरी के साथ कैसे है। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, क्या यह बाबू साहब आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने कहा, हाँ, यह मेरे साथ पढ़ते भी हैं और रहते भी हैं। सच तो यह है कि मैं तो इनके कारण ही यहाँ पढ़ने आया हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ चला गया होता। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें कही, जिससे लोग मुझे भी बड़ा आदमी समझने लगे। उसने यह भी कहा कि मैं बहुत बड़े घर का हूँ, लेकिन सादा जीवन जीता हूँ। रियासत अली ने कहा, ऐसा स्वभाव बहुत कम लोगों में होता है कि इतना अमीर होकर भी सादा रहे। राम हरक ने भी हामी भरी और कहा कि बड़े बड़े लोग भी ऐसे नहीं होते। मैं मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि यह सब झूठ था, लेकिन उस समय मुझे यह झूठ बुरा नहीं लगा। मुझे भी अच्छा लगने लगा कि लोग मुझे अमीर और ख़ास समझ रहे हैं। आगे जब हम घोड़े पर सवार होने लगे तो मैं थोड़ा डर गया। बचपन में कभी कभी घोड़े पर बैठा था, लेकिन अब बहुत समय बाद बैठ रहा था। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने डर को छिपाने की कोशिश की। ईश्वरी ने घोड़े को बहुत तेज दौड़ाया और मैं पीछे पीछे किसी तरह संभलता रहा। मुझे डर था कि कहीं गिर ना जाऊं, लेकिन मैंने अपनी हालत जाहिर नहीं होने दी। शायद ईश्वरी समझ गया था कि मैं घुड़सवारी में उतना माहिर नहीं हूँ। ईश्वरी का घर बहुत बड़ा और शानदार था, जैसे कोई किला हो। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे, अंदर कई नौकर चाकर थे और एक हाथी भी बंधा था। उसने अपने परिवार के लोगों से, पिता, चाचा आदि से मेरा परिचय करवाया। उसने सबको इस तरह बताया कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी मुझे सम्मान से देखने लगे। मैंने मजाक में ईश्वरी से कहा कि वह मेरे बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बता रहा है, लेकिन उसने हंसकर बात टाल दी। थोड़ी देर बाद एक नौकर आया और मेरे पैर दबाने लगा। मेरे लिए यह एक नया अनुभव था, क्योंकि पहले कभी किसी ने मेरा पैर नहीं दबाया था। मैं हैरान था कि मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। धीरे धीरे मुझ पर भी इस माहौल का असर होने लगा। मैं सोचने लगा कि शायद यही अमीरी है, जहाँ हर काम के लिए नौकर होते हैं और लोग सम्मान करते हैं। मुझे लगा कि पुरानी परंपराएं अभी भी खत्म नहीं हुई हैं और शहर की नई सभ्यता अभी गांव तक पूरी तरह नहीं पहुंची है। खाना खाने के लिए बुलाया गया। ईश्वरी ने अपने पैर खुद धोए, लेकिन मैं बिना सोचे समझे नौकर से अपने पैर धुलवाने लगा। अब मुझे भी इस आरामदायक जीवन की आदत सी होने लगी थी। मैं सोच कर गया था कि वहाँ शांति से पढ़ाई करूँगा, लेकिन वहाँ दिन भर घूमना फिरना, शिकार खेलना, नदी में नाव चलाना, पहलवानों की कुश्ती देखना और तरह तरह के मनोरंजन में समय बीतने लगा। पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी। ईश्वरी खुद भी आराम पसंद था। वह पढ़ाई से ज़्यादा ऐश करने में लगा रहता था। घर के नौकर उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतें पूरी करते थे। अगर कोई नौकर थोड़ी भी देर कर देता तो वह उसे डांट देता था। एक दिन की बात है, ईश्वरी घर पर नहीं था और मुझे सोने के लिए बिस्तर नहीं मिला था। रात हो चुकी थी और मुझे गुस्सा आ गया। जैसे ही नौकर आया मैंने उसे डांट दिया। मैंने पहली बार किसी नौकर पर गुस्सा निकाला था।
ईश्वरी ने जब यह देखा तो उसने मेरी तारीफ की और कहा कि मैं अब इस व्यवहार के योग्य हो गया हूँ, यानी अब मैं भी उनकी तरह अमीरों जैसा व्यवहार करने लगा था। एक दिन शाम को दिए जलाने का समय हुआ। कमरे में लैंप था, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। मैं भी इंतजार करता रहा कि कोई नौकर आए और लैंप जलाए। इतने में रियासत अली आया और खुद लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर मिलने आता था। वह सीधा साधा आदमी था और महात्मा गांधी का अनुयायी था। वह मुझे भी गांधी जी का अनुयायी समझता था और मेरा सम्मान करता था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, क्या आप सच में गांधी जी के चेले हैं? लोग कहते हैं कि जब स्वराज्य आएगा तो जमींदारी खत्म हो जाएगी। मैंने मजाक में और थोड़ा घमंड में आकर कहा, जमींदारों की ज़रूरत ही क्या है? वे गरीबों का खून चूसते हैं। अगर मौका मिला तो मैं सबसे पहले अपनी ज़मीन छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनकर ठाकुर बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो वह मेरे साथ रहेगा और मेरी सेवा करेगा। मैंने मजाक में उससे कहा कि पहले तुम मोटर चलाना सीख लो, फिर मैं तुम्हें अपना ड्राइवर बना लूँगा। ठाकुर यह बात सच मान बैठा। वह बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से जाकर यह बात बताने लगा। वह सच में यह सोचने लगा कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। छुट्टियां खत्म हो गई और हम दोनों वापस प्रयाग जाने लगे। गांव के बहुत से लोग हमें स्टेशन तक छोड़ने आए। ठाकुर भी हमारे साथ स्टेशन तक आया। वहां तक मैं भी अपने आप को बहुत विनम्र और अच्छा दिखाने की कोशिश करता रहा, ताकि लोग मुझे अच्छा समझें। मेरा मन तो करता था कि हर नौकर को इनाम दूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। हमारे पास सेकेंड क्लास का टिकट था, लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि उसमें बैठना मुश्किल हो गया। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के कारण सभी लोग वापस जा रहे थे। सेकेंड क्लास तो भरा हुआ था। इंटर क्लास की हालत उससे भी खराब थी। मजबूरी में हमें तीसरे दर्जे थर्ड क्लास में जगह लेनी पड़ी। थर्ड क्लास में बहुत भीड़ और असुविधा थी। लोग तंग होकर बैठे थे। कोई ठीक से हिल भी नहीं सकता था। वहाँ कुछ लोग पढ़े लिखे भी थे जो आपस में अंग्रेजी शासन की तारीफ कर रहे थे। वे कह रहे थे कि अंग्रेजों के राज्य में सबको बराबरी मिलती है और न्याय होता है। इसी बीच एक गरीब आदमी, जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था, डिब्बे में खड़ा था। उसे बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए वह बार बार दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता था। उसका गट्ठर बार बार मेरे चेहरे से टकरा रहा था, जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। पहले तो मैं चुप रहा, लेकिन जब वह यह बार बार होने लगा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उस आदमी को पकड़कर पीछे धक्का दे दिया और उसे 2-3 थप्पड़ मार दिए। वह आदमी हैरान होकर बोला, क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है। मैंने गुस्से से उसे और एक थप्पड़ मार दिया। यह देखकर डिब्बे में हंगामा मच गया। लोग मेरी आलोचना करने लगे। किसी ने कहा कि अगर इतने नाजुक हो तो पहले दर्जे में क्यों नहीं बैठे? दूसरे ने कहा कि अमीर आदमी होगा, अपने घर का होगा, यहाँ क्यों मार रहा है? एक और आदमी बोला, बेचारा क्या करे, जगह नहीं है इसलिए दरवाजे पर खड़ा है, इसमें इसका क्या कसूर? लोगों की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मैंने गलत किया है। मैं सिर्फ अपनी झुंझलाहट में एक गरीब आदमी पर गुस्सा निकाल रहा था। ईश्वरी ने भी मुझे अंग्रेजी में डांटा, व्हाट एन इडियट यू आर। तुम कितने बेवकूफ़ हो। अब मेरा नशा उतरने लगा था, यानी जो अमीरी और घमंड का असर मुझ पर था वह खत्म हो रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह भी वही बन चुका था जिसके खिलाफ वह हमेशा बोला करता था। यही है नशा, अमीरी का, घमंड का, जो इंसान को अंदर से बदल देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें सुनो कहानी विभा के जुबानी के साथ।